नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स की इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 16 से 17 अगस्त 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे और हमेशा की तरह तमाम जानकारी जो इससे संबंधित होंगे वो हम यहाँ पर विस्तृत तौर पर आपको देने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज से पहली बार जुड़े हैं तो आपको बता दूं, ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। आप यहाँ पर बेहतरीन तरीके से तैयारी को कर सकते हैं। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खास करके बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हम सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में तैयार किया गया बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम निम्नलिखित में से क्या है। देखिए, इसको लेकर डिटेल जानकारी आपको हमने दिया है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम सिर्फ आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा परम बुद्ध, अर्थात विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सुमेध की बात करें तो सुमेध को लेकर भी रिसेंटली हमने जानकारी दिया था। ये बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये बातें आपको मालूम होगा, इसी सीरीज में हमने आपको बतलाया था। सेशन की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको बता दूं कि इस सीरीज के जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल और नोट्स होते हैं, अगर आप बिहार में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कोर्स के माध्यम से तमाम पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स की एक विशेषता यह है कि यह बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी हेल्प करेगा। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे, जो मटेरियल आपका पिछले साल का छूट चुका है जनवरी 2023 से, वो चीजें भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। तो जो लोग इसे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी हजारों लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि इस वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कितने पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर होगा 23 पुलिस कर्मियों या फिर पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। ओवरऑल अगर हम सम्मिलित तौर पर देखें, जो केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है इस अवसर पर, तो ऐसे में यहाँ पर फिलहाल विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के 5 पुलिस कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड, 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और इसके अतिरिक्त 16 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि इसमें नाम भी आपसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि नाम भी पूछा जा सकता है संभवतः। हालांकि यहाँ पर हमने नाम आपको नहीं दिखलाया है, वो चीजें हम पीडीएफ में डाल देंगे। जो आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आगे हम बात करें, एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है। तो इस अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस और सुधारात्मक सेवाओं के 1037 कर्मियों को वीरता व सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2024 में इतने अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, जो भी चीजें यहाँ पे हमने लिखा है, सभी कैटेगरी को मिला के कुल इतना पुरस्कार प्रदान किया गया। और इन सभी में आपको ध्यान रखना कि वीरता के लिए जो पुलिस पदक दिया गया 213 पुलिस कर्मियों को। उसके बाद विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक जो दिया जाता है उनमें 75 लोगों का नाम शामिल है। और सराहनीय सेवा के लिए जो पुलिस पदक दिया जाता है उसमें 729। तो ये चीजें भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, एक जानकारी और है कि सबसे ज्यादा 52 वीरता पदक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ को दिए गए, जबकि उसके बाद अगर हम बात करें तो वीरता के लिए 31 पुलिस पदक जम्मू कश्मीर के नाम रहा। पिछले बार जो सबसे अधिक पदक मिला था वो जम्मू कश्मीर को मिला था। हालांकि इस बार दूसरे स्थान पर पहुंच गया, क्योंकि पहले स्थान पर 52 पदक के साथ सीआरपीएफ पहले स्थान पर है। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी जानकारी है, और अगर कोई और जानकारी अतिरिक्त यहाँ से निकल कर आएगी तो अगले वीडियो में हम आपको अवश्य बताएंगे। फिलहाल इतनी बातें जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि बिहार में जन्मे निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा शटलर को हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है। देखिए, यहाँ पर ध्यान आपको रखना, इसका राइट आंसर होगा प्रमोद भगत। ये बिहार से संबंधित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। आइए इसको एक एक करके देखते हैं, दरअसल रीजन क्या है जो इन्हें निलंबित किया गया है। तो पहला पॉइंट है, हाल ही में 13 अगस्त 2024 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि बीडब्ल्यूएफ ने भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनको 18 महीने के लिए निलंबित किया है। अब इसके पीछे मामला क्या है? दरअसल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीडब्ल्यूएफ यानी कि बैडमिंटन विश्व महासंघ प्रमोद भगत को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर निलंबित किया है।
और इस वजह से वे पैरालंपिक गेम्स 2024 में भी भाग नहीं ले पाएंगे। देखिए जो डोपिंग नियम है, जो डोप नियम है, इसमें मतलब खास करके इन्हें दोषी पाया गया, इनका उल्लंघन करने के मामले में इन्हें ये खास करके कह सकते हैं निलंबित किया गया है। और इसी का परिणाम यह है कि जो पेरिस में जो खास करके अभी ओलंपिक खेल तो आयोजित हो गया, तो पैरालंपिक में ये भाग नहीं ले पाएंगे। एक प्रकार से यहाँ पर एक बड़ी खास करके इनके लिए एक लॉस है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रमोद भगत ऐसे तो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ डिटेल जानकारी मैं देने वाला हूँ। देखिए प्रमोद भगत का जो एक्चुअल जो जगह मतलब जहाँ रहने वाले वो हाजीपुर के, हाजीपुर बिहार में कोई जिला नहीं है, बल्कि हाजीपुर जो है ये वैशाली जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहीं के ये निवासी हैं। और हालांकि वो पैरा बैडमिंटन में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये बिहार के जरूर रहने वाले हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व करते हैं उड़ीसा राज्य का पैरा बैडमिंटन में। उनका जन्म 4 जून 1988 को बिहार के हाजीपुर में हुआ था। प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था और भारत सरकार ने उन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। देखिए ओलंपिक के इतिहास में बिहार के किसी भी खिलाड़ी ने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए या फिर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, जो खास करके बिहार के रहने वाले हों, कोई भी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल अब तक नहीं जीता है ओलंपिक में। ये बहुत बड़ी बात है। अगर बिहार में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता, उस तरह की चीजें होती, तो बिहार भी इस मामले में आगे होता। कई सारे खिलाड़ी देखते होंगे अलग अलग राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो कोई भी खेल हो। हालांकि बिहार सरकार अब खेल को लेकर बहुत ज्यादा सजग हो चुकी है, बहुत सारी घोषणाएं होती रहती है और बहुत सारी चीजों पर कार्य भी इस समय हो रहा है। और इसको लेकर जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण है वो बहुत ज्यादा अब सजग हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो बिहार के खेल मंत्री हैं वो है सुरेंद्र महता, और जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की हम बात कर रहे हैं इसके महानिदेशक हैं रविंद्रन शंकरन। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को कानूनी मान्यता कब मिली थी, तो 25 मार्च 2023 को। ये तिथि यहाँ से ध्यान रखिएगा। इस तिथि के बाद से जो कानूनी मान्यता मिली इसे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को, इसके बाद से किसी भी प्रकार की कोई भी फैसला लेने के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण खास करके खेल और खिलाड़ियों को लेकर के अब ये स्वतंत्र है। अच्छा यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त जो तस्वीर में आप देख रहे हैं इसको लेकर थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। दरअसल आपको हमने कई बार बताया है, टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का जो शुभंकर था ये था ओलंपिक फ्रिज, पैरालंपिक फ्रिज क्रमशः। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैरितोवा, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का ये ओलंपिक का ये शुभंकर था, जबकि पैरालंपिक का था सौमिति। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, दोनों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। अच्छा इसको लेकर भी जानकारी हमने आपको दिया था, आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेल जो था उसमें अगर देखें तो भारत पदक तालिका में आपको दिख रहा होगा। ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न अराइज होने की यहाँ से संभावना है। अच्छा यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक खेल में भारत जो है पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। देखिए 6 पदक जीतकर भारत 71वें स्थान पर रहा। 6 पदकों में 1 सिल्वर था और 5 कांस्य पदक था। डिटेल जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है, ये ध्यान रखिए। ओवरऑल शीर्ष पदक विजेताओं की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं अमेरिका, चाइना और जापान। अच्छा भारत के जिन 6 खिलाड़ियों ने पदक अपने नाम किया है वो तस्वीर के भी माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि पेरिस ओलंपिक खेल को लेकर और भी कई सारी जानकारी है जो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। एक बात आपको ये बता दूं, अब तक ओलंपिक के इतिहास में भारत ने कुल 41 पदक जीते हैं। सभी संस्करण को मिला के जिस भी संस्करण में भारत इसमें भाग लिया है, जिसमें 10 स्वर्ण है, 10 रजत है और 21 कांस्य पदक है, यानी कि 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 21 ब्रॉन्ज मेडल है। ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जो भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा था पेरिस ओलंपिक खेलों में, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक हरियाणा से था 24। इसके बाद अन्य जो राज्यों से था वो सभी चीजें हमने दर्शा दिया है। जब आप सभी को काउंट करेंगे तो इसकी संख्या आपको देखने को मिलेगा 117। बिहार के संदर्भ में ये जरूर ध्यान रखिएगा, बिहार से एक एथलीट थी इसमें शामिल, श्रेयसी सिंह, जो कि निशानेबाजी में यानी कि शूटिंग में। अच्छा आपको ये ध्यान रखना है कि श्रेयसी सिंह जमुई बिहार से बीजेपी विधायक है, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इन्होंने इस ओलंपिक खेल में कोई भी पदक अपने नाम नहीं किया। अब तीसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2023
इस नाम के पत्रिका के अनुसार, ये अभी हाल ही में जारी किया गया इस नाम से, तो इस पत्रिका के अनुसार वर्ष 2036 तक भारत में लिंगानुपात कितना होने की उम्मीद है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके लिए हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा 952। अब यहाँ पर हम आपको इसको लेकर जानकारी दें उससे पहले समझ लेते हैं कि दरअसल लिंगानुपात होता क्या है। आसान शब्दों में अगर हम सिर्फ समझे तो लिंगानुपात वो चीज होता है कि जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर जो रिपोर्ट में कहा गया है 2036 तक भारत में लिंगानुपात कितना होने की उम्मीद है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 952 रहने की उम्मीद है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। आइए इसी को लेकर डिटेल में बात करते हैं। देखिए भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2024 को भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका का 25वां अंक जारी किया, या फिर यूं कहें 25वां संस्करण जारी किया। अब यहाँ पर इससे संबंधित कई सारे पॉइंट जो यहाँ से निकल कर आते हैं वो हमने आपके समक्ष रखा है। यहाँ पर प्रश्न में तो एक ही पॉइंट आपको दिख रहा है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि सिर्फ प्रश्न को पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारी जानकारी एक्सप्लेनेशन में रहती है और यहाँ से भी प्रश्न अराइज हो सकते हैं। अगर आप इस सीरीज को निरंतरता के साथ फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आपको दोबारा कहीं से भी कुछ भी करंट अफेयर्स को लेकर पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये आपकी तैयारी को पूरा करेगा। समय को एकदम से समझते हुए, ध्यान रखते हुए, सदुपयोग करते हुए आप अलग सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको उत्कृष्ट नोट्स देंगे, हम आपको उत्कृष्ट क्लासेस देंगे जिसके माध्यम से चीजें बेहतर होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आइए इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए ये जो पत्रिका अभी हाल ही में जारी हुई है इसके अनुसार भारत में लिंगानुपात 2011 के प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं के स्तर से बढ़कर 2036 में प्रति 1000 पुरुष पर 952 महिलाएं होने की उम्मीद है। 2011 में जो जनगणना हुआ था, राष्ट्रीय जनगणना, वहां पर अगर लिंगानुपात की बात करें तो 943 था, लेकिन 2036 तक ये बढ़कर 952 होने की उम्मीद इस रिपोर्ट में जताई गई है। अगला पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें आपको ध्यान रखना है 2011 में 48.5% की तुलना में यह 48.8 की, यानी कि 48.8% की मामूली वृद्धि के साथ महिला प्रतिशत होगा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मामूली सा इसमें वृद्धि दर्ज किया जाएगा, मतलब दर्ज होगा। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का जो अनुपात है वो 2011 से 2036 तक घटने का अनुमान है, जो संभवतः प्रजनन क्षमता में गिरावट के कारण हो सकती है। ऐसा आकलन इसमें किया गया है, जो खास करके यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, वो 2036 तक घटने का अनुमान इसमें दर्शाया गया है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें दूसरी ओर इस अवधि के दौरान, यानी कि 2011 से 2036 तक की अवधि में देखें तो 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी में जो इसका अनुपात है इसमें काफी वृद्धि होने का अनुमान है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जो खास करके इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बिंदुएं निकलकर सामने आती है वो हमने अब आपके समक्ष रख दिया है। हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, या फिर यूं कहें समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए लगातार छठी वर्ष IIT मद्रास, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास इसमें शीर्ष स्थान पर है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए हाल ही में 12 अगस्त 2024 को नवी भारतीय रैंकिंग रिपोर्ट नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी किया गया था। अब यहाँ पर इसको लेकर ध्यान रखिए। एक तो सबसे पहला पॉइंट इस रिपोर्ट के अनुसार समग्र श्रेणी में जो 3 संस्थान है इसमें तो शीर्ष पर है IIT मद्रास, फिर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, फिर IIT बॉम्बे। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए समग्र श्रेणी में। लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रबंधन श्रेणी, चिकित्सा श्रेणी, फार्मेसी और वास्तुकला और योजना, कानून, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, विश्वविद्यालय श्रेणी और कॉलेज श्रेणी, ये सभी श्रेणी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ समग्र श्रेणी ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, बल्कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना किसी से भी संबंधित प्रश्न अराइज हो सकते हैं। एक बात यहाँ पर आपको मैं पुनः दोहरा दूं, अगर आप BPSC एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो ये ध्यान रखिए कम से कम 35 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से ही होंगे। 35 से 40 होते हैं सामान्य रूप से, तो मान लीजिए 35 ही प्रश्न करंट अफेयर्स से होते हैं। और करंट अफेयर्स में ये क्षमता है कि 35 में
35 को भी आप सही सही हल करके आ पाएंगे। हमारे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में रिसेंटली हुआ है। उन लोगों का जो फीडबैक मिला है, आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप भी रेगुलरिटी के साथ यहाँ पर फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे 35 मान लीजिए करंट अफेयर्स में आपका सॉल्व होता है, बाकी जो रिमेनिंग जो 5 से 6 सेक्शन है वहां से आप 10-10 भी अंक अर्जित करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सफलता के कगार पर या फिर सफलता को पार कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान आपको अवश्य रखना है। करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एक अहम रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। अगला 5वां प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। बताएं कि इन टिकटों में कौन कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है। देखिए ये प्रश्न छूट गया था, यहाँ पर हमने इसे शामिल किया है। डाक टिकट जो जारी किया गया था, तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, जो विकल्प में आपको दिख रहा है भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो जो है ये, इसके अतिरिक्त जो फील्ड हॉकी होता है ये, नौकायन और टेबल टेनिस, ये 4 खेलों को इसमें दर्शाया गया। अतः विकल्प नंबर ए और बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए इनसे संबंधित तथ्यों की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको ध्यान रखना है, ओलंपिक खेलों की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण है। यानी कि जो पेरिस ओलंपिक खेल है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसे ही ध्यान रखते हुए केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने 5 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के रंग भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योति आदित्य राव सिंधिया और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा ये स्मारक टिकट जारी किया गया था संयुक्त तौर पर। ये ध्यान रखिए। अब जो स्मारक टिकट के हम बात कर रहे हैं, इनमें 4 ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया। इनमें भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन, टेबल टेनिस, ये सभी 4 खेलों को इसमें दर्शाया गया। अच्छा, पेरिस ओलंपिक खेलों को लेकर ये तो जानकारी हम आपको दे ही चुके हैं कि इसमें भारत ने 6 पदक जीता था। इसमें 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज था और पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा था। अब तक कुल मिला के, अच्छा ये वाला पॉइंट ध्यान अवश्य रखिएगा, जो एक्चुअली हम आपको बतला रहे थे कि ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत 41 पदक अपने नाम किया, जिसमें 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 21 ब्रॉन्ज है। लेकिन एक जानकारी यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो 41 पदक भारत को मिले हैं, केवल 8 खेलों में भारत ने इतना खिताब अपने या फिर इतना पदक अपने नाम किया है। अब यहाँ पर हमारा अगला 6ठा प्रश्न है कि अगला 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। बताएं कि इस ओलंपिक में कौन से नए खेल को शामिल किए जाने की घोषणा हुई है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे खेल को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन जो विकल्प हमें दिख रहा है इसमें क्रिकेट तो है। यहाँ पर क्रिकेट को लेकर एक बात ये ध्यान रखिएगा, क्रिकेट का T20 फॉर्मेट जो है, सबसे छोटा फॉर्मेट, वो इसमें शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त लेक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल को शामिल किया गया है। साथ साथ आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल आदि को इसमें शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त फिलहाल यहाँ पर विकल्पों के आधार पर जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। आप यहाँ पर बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को भी नोट जब करेंगे तो ये आप वहां पर नोट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि 2028 में जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा, इसका जो आयोजन है ये लॉस एंजलिस अमेरिका में किया जाएगा। और एक बात यहाँ से ये निकल कर आती है, यह तीसरी बार है जब लॉस एंजलिस अमेरिका ये खास करके ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले लॉस एंजलिस 1932 में, फिर 1984 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। यहाँ पर 2028 को लेकर हमने लिखा है विकल्पों के आधार पर इस ओलंपिक खेल में क्रिकेट, लेक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें आप सॉफ्ट बॉल और इसके अतिरिक्त बेसबॉल को भी जरूर ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे आपको जानकारी दे दूं, हालांकि ये जानकारी बहुत पहले आपको दिया गया है, ये बिहार को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। देखिए 2028 लॉस एंजलिस खेलों को ध्यान रखते हुए पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया है। हेड कोच की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना, उन्होंने जेनेके सेपमैन जो कि नीदरलैंड की है, इनका स्थान लिया। ये महिला हॉकी टीम की पहली कोच थी, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, नीदरलैंड की थी। हॉकी में अगर हम बात करें तो दोनों वर्गों में, महिला और पुरुष वर्गों में नीदरलैंड का जो
परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं उत्कृष्ट है और अभी वर्तमान में ये नीदरलैंड की टीम टॉप पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया की तरफ से राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अब हरेंद्र सिंह को लेकर जानकारी हम यहाँ पर आपको इसलिए दे रहे हैं, हॉकी की बात हुई थी, आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, हरेंद्र सिंह बिहार के छपरा के, जो कि सारण जिले के अंतर्गत आता है, यहीं के निवासी हैं। 2012 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी हाजीपुर वैशाली की, अभी चर्चा हो रही है सारण छपरा की। यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए बहुत सारे जगह ऐसे हैं बिहार में जो खास करके कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को। जैसे कि आपको हमने बताया कि बिहार में, मैंने कई बार आपको बोला था कि हाजीपुर कोई जगह नहीं है। रिसेंटली आपके बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में पूछा गया था, एग्जैक्ट जो हम बोल रहे थे वही चीजें एग्जाम में पूछा गया। हम आपको बोल रहे थे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो खास करके जो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस जिले में है, तो हाजीपुर कभी भी इसका आंसर नहीं कीजिएगा, क्योंकि हाजीपुर कोई जिला ही नहीं है और यही चीजें एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि जो चीजें बोला जाता है अगर वो चीजें नहीं भी लिखी हुई है तो एक एक शब्द भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो छपरा है वो बिहार में कोई जिला नहीं है बल्कि सारण जिला है। एक गाना आप लोग सुनते होंगे भोजपुरी में, आरा जिला घर बात कौन बात के डर बा। ठीक है, एक गाना ही एक्चुअली में गलत है क्योंकि आरा कोई जिला ही नहीं है बिहार में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आरा जो है ये भोजपुर जिला के अंतर्गत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे, अगर हो सके मतलब ये चीजें प्रिपेयर रहेंगे, अगर पूछे जाए तो ये चीजें आप आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से नालंदा राजगीर को लेकर कंफ्यूजन होता है, एक्चुअली नालंदा जिला है ना कि राजगीर। अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। देखिए ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा मॉर्ने मॉर्कल, जो कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, मतलब रह चुके हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉर्कल को भारत की राष्ट्रीय सीनियर पुरुष टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। आप इन्हें गौतम गंभीर के साथ इस तस्वीर में देख रहे हैं। गौतम गंभीर वर्तमान में टीम इंडिया के हेड कोच हैं। आगे आपको जानकारी दे दूं कि वर्तमान में टीम इंडिया के नए हेड कोच कौन है, तो गौतम गंभीर है। अच्छा, इन दोनों ने आईपीएल में टीम लखनऊ सुपर जायंट के लिए एक साथ काम किया है। अच्छा, मॉर्ने मॉर्कल को लेकर ये बात ये भी ध्यान रखेंगे, इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये बॉलिंग कोच रह चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ये कार्य कर चुके हैं। ये बातें भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ की, तो ये डिटेल जानकारी आपको ध्यान रखना है। हेड कोच कौन है, तो गौतम गंभीर है। बॉलिंग कोच अभी कौन बने हैं, तो मॉर्ने मॉर्कल। फील्डिंग कोच वर्तमान में कौन है, तो टी दिलीप। बैटिंग कोच की बात करें तो विक्रम राठौड़। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, विक्रम राठौड़ जो है ये वर्तमान में बैटिंग कोच है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है तो इस तस्वीर को यहाँ पर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण आयोजित हुआ था, दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर भारत ने इस खिताब को दूसरी बार अपने नाम किया। पहली बार कब किया था, तो 2007 में किया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ही वो मतलब प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। पाकिस्तान को हराकर भारत ने पहली बार ये T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में 13 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम डैश का पहला सफल परीक्षण किया है। अब ये ग्लाइड बम का नाम क्या है, ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा गौरव। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि 13 अगस्त 2024 को डीआरडीओ द्वारा वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया है और ये परीक्षण उड़ीसा तट से किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्लाइड बम है इसका नाम ध्यान रखिएगा, तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि यह हवा में लंबी दूरी के लक्ष्य को भेदने में सक्षम गौरव का जो वजन है ये 1000 किलोग्राम है, ये ध्यान रखिए। हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत ने इसे तैयार किया है और साथ ही साथ जो एक्चुअली अभी हम बात कर रहे हैं जो इसका सफल परीक्षण किया गया ये सुखोई 30 MKI से किया गया। अब यहाँ पर सुखोई 30 MKI के बारे में ध्यान रखिए, एक प्रकार का लड़ाकू विमान है जो कि भारत ने इसे रूस से आयात किया है। इसका जो ओरिजिन है ये रसिया है, ये ध्यान रखिएगा। और डीआरडीओ ने इससे पहले एक जानकारी यहाँ पर अतिरिक्त हमने आपके समक्ष रखा है, इससे पहले 29 मई 2024 को उड़ीसा के तट से ही
हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट निकलकर सामने आते हैं किसी भी मिसाइल को लेकर या फिर इस तरह के जो भी प्रश्न बनते हैं। एक तो वो स्थान इंपॉर्टेंट होता है, वो तिथि इंपॉर्टेंट होता है, किसके द्वारा लॉन्च हुआ वो इंपॉर्टेंट होता है, और कौन सी मिसाइल है, नाम क्या, वो इंपॉर्टेंट होता है, मिसाइल का प्रकार क्या है, किस कैटेगरी का है, जैसे कि यहाँ पर जो हो रही है हवा से सतह पर मार करने वाली, ये चीजें भी पूछी जाती है, इसको हल्के मत लीजिएगा। हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल, ठीक है, ये बातें यहाँ से नोट करने योग्य है। देखिए डीआरडीओ की बात हो रही है तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1958 में की गई थी। फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी बातें ध्यान रखिए। हम चलते हैं नवे प्रश्न पे। ये नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को डीआरडीओ ने, ये भी संबंध प्रश्न जो इसी से संबंधित है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। देखिए एंटी मैन पोर्टेबल यानी कि एमपी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये इसमें शॉर्ट में लिखा गया है, और इसका जो परीक्षण डीआरडीओ द्वारा अभी हाल ही में किया गया, किस तिथि को किया गया, एक्चुअली वो तिथि पूछा गया, तो राइट आंसर होगा 13 अगस्त 2024 को। यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 13 अगस्त 2024 को जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि यही वो तस्वीर है, बल्कि ये हमें इंटरनेट पर मिला तो वहीं से ये हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा यह मिसाइल भारतीय थल सेना और पैरा कमांडो के लिए तैयार किया गया है, जिससे रात में भी हमले किए जा सकते हैं, ये रात में भी हमले करने में सक्षम है। और यहाँ पर अगर हम बात करें मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, ये आपको ध्यान रखना, ये हथियार प्रणाली का जो वजन है ये 14.5 किलोग्राम है तथा इसकी लंबाई 4.3 फीट है और इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक है। ये मैन पोर्टेबल है यानी कि इसे उठाकर एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। एक छोटा सा एक उपकरण है या फिर हथियार प्रणाली है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में किस राज्य में किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए ये पहली बार है जब ये आयोजित होना है भारत में, ये आयोजन होगा हरियाणा में। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि तिथि को लेकर अभी बातें निकलकर सामने नहीं आई है, बस सितंबर 2024 ये ध्यान रखिए। देखिए वैश्विक स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का जो आयोजन है ये किया जा रहा है, और सितंबर 2024 में होने वाले इस आयोजन में 15 देशों की महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे आपको जानकारी दे दूं कि ओलंपिक खेलों में कबड्डी को शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दरअसल 2036 में इस ऐतिहासिक जो आयोजन है इसकी मेजबानी के लिए भारत की बोली का समर्थन करता है। देखिए यही वर्तमान में बात करें तो भारत जो है 2036 में एक प्रबल दावेदार है, मतलब अभी जो बातें निकल कर आ रही है कि ओलंपिक की मेजबानी भारत 2036 में कर सकता है, तो इसी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कबड्डी को लेकर इस तरह का पहल किया गया है, ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें, एक जानकारी यहाँ पर अतिरिक्त कबड्डी को लेकर हमने रखा है कि कबड्डी जो है इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन यह है कि जो खिलाड़ी कोर्ट में रहते हैं, जो खेल रहे होते हैं, उसकी संख्या 7 ही होती है, बाकी जो 5 खिलाड़ी होते हैं वो रिजर्व होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो कबड्डी महासंघ के अनुसार जो कबड्डी जो जिस कोर्ट पे खेला जाता है, जो खास करके जो जगह होती है उसकी अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो 13 मीटर और 10 मीटर यानी कि 13 मीटर बाई 10 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा वर्तमान में अगर हम बिहार की राजकीय खेल की बात करें तो ये कबड्डी है, कबड्डी बिहार की राजकीय खेल है। ऐसे तो और भी कई ऐसे राज्य हैं 4 से 5 जहाँ की राजकीय खेल कबड्डी है, लेकिन अपना पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है वहाँ की राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, ये जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि भारत की 15वीं व मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस तिथि को राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 2024 का उद्घाटन किया है। देखिए इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 14 अगस्त 2024 को। 14 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 2024 का उद्घाटन किया, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखें, ये 16 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक खुला रहेगा जनता के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने, अच्छा यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा ये 16 अगस्त ही है, 15 अगस्त नहीं बल्कि 16 अगस्त है। 16 अगस्त उद्घाटन हुआ 14 को, लेकिन ये जनता के लिए खुलेगा 16 से लेकर 15 सितंबर 2024 तक।
यह प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर लाल किले में आयोजित हुए समारोह में विशेष अतिथि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के कितने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया? राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 400 प्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। यहाँ पर दो कैटेगरी है, एक तो ये ध्यान रखिएगा, जो समारोह में विशेष अतिथि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों को, जबकि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 160 से अधिक क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। दोनों कंडीशन में, दोनों कैटेगरी में यहाँ से ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और एक बात ये ध्यान रखिएगा, बीपीएससी वाले कोर्स में, ये वाले कोर्स में एक ऑफर है, आपको ध्यान रखना है। जब आप कोर्स को परचेज करेंगे, ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा IND78, तमाम मटेरियल का लाभ आप ले पाएंगे 199 रुपये में। इसी में आपका टेस्ट सीरीज आदि इंक्लूडेड है। अब आज के इस वीडियो के प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा सिद्धेश्वर मंदिर बिहार, जो कि बिहार में, जो खास करके बराबर की पहाड़ियों में अवस्थित है। बताएं कि बराबर की गुफाओं का निर्माण किनके द्वारा आजीवन तपस्वियों के लिए करवाया गया था? उनके खास करके मतलब आवास के लिए करवाया गया था। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।